Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chemistry 9th class, chapter 2, that is about structure of atoms. In the first lecture, we discussed discovery of fundamental particles of atom, that were electrons, protons, and neutrons. After their discovery, scientists started their experiments and started their quest to find the position of these particles within an atom. For this purpose, different models were presented by scientists, among which one model, that is Rutherford's atomic model, here we are going to discuss in this lesson. Rutherford performed Goldfile experiments. Goldfile means in his experiment, he used Goldfile. सोने का वर्क जो है उसने इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, and he just wanted to understand how negative and positive charges could coexist in an atom. And for this purpose, he bombarded alpha particles on a 0.04 centimeter thick gold file. उसने 0.04 सेंटीमीटर थिकनेस की गोल्ड फाइल लेकर इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया. ये अल्फा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं उनसे एमिट हुए थे, लाइक रेडियम एंड पोलोनियम. एक्चुअली अगर अल्फा पार्टिकल्स को देखा जाए तो दे आर हीलियम न्यूक्लियाई. हीलियम न्यूक्लियाई इसलिए कहा कि जो हीलियम है उसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें तो He2+ बनता है और ये अल्फा पार्टिकल से रिजेंबल करते हैं. दे कैन पेनिट्रेट टू मैटर टू सम एक्सटेंट. इनके अंदर पेनिट्रेशन पावर पाई जाती है कि किसी भी मटेरियल के अंदर जो है टू सम एक्सटेंट जो है वो पास हो जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं. ये अल्फा पार्टिकल्स के बारे में कुछ बताया गया. Anyhow, in this experiment we are discussing Rutherford's atomic model कि उसने ये अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए गोल्ड फाइल के ऊपर. अभी एनिमेशन के अंदर आप देखेंगे आगे इन अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट गोल्ड फाइल के ऊपर और इनकी डिफ्लेक्शंस. उसने इफेक्ट्स जो अल्फा पार्टिकल्स के फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर देखे. इसमें फोटोग्राफिक प्लेट यूज हो सकती है या कोई भी स्क्रीन जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दें तो वो हम यूज कर सकते हैं फॉर ऑब्जर्विंग अल्फा पार्टिकल्स. उसने ये प्रूव किया कि दैट द प्लम पुडिंग मॉडल वाज इनकरेक्ट. थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल पेश किया था जिसमें उसने कहा कि एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रीजन है जस्ट लाइक पुडिंग, एंड here electrons are studied in it just like plums are studied or stuck in pudding. pudding जो खीर को कहते हैं, जिसमें plums जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो उसके अंदर जिस लगे होते हैं. तो कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज एटम के अंदर इस तरह से स्टक है. रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए इस मॉडल को गलत साबित किया. अब ऑब्जर्वेशन जो थी रदरफोर्ड की उसमें था कि ऑलमोस्ट उसने देखा कि ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द फाइल अनडिफ्लेक्टेड. अगर आप इसके एक्सपेरिमेंट को देखें तो इसमें देखें ये अल्फा पार्टिकल्स हैं +2 जिसके अंदर उनका चार्ज शो किया जो कि रेडियोएक्टिव सोर्स से प्रोड्यूस हो रहे हैं. और स्ट्रेट लाइंस आप ज्यादातर देख रहे हैं जो क्या शो कर रही है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो हैं दे आर पासिंग थ्रू दीज एटम्स अनडिफ्लेक्टेड. ये एटम्स के जो 2 कॉलम शो किए हैं ये गोल्ड फाइल को शो किया हुआ है. गोल्ड फाइल के एटम्स हैं. अब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे गुजर गए हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. और कुछ पार्टिकल्स जो हैं उनमें स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई है, कुछ में लार्ज डिफ्लेक्शन हुई है और वेरी स्मॉल ऐसे हैं जो कि दे आर रिपेल्ड बैक.
दे आर रीबाउंस्ड। उसने कहा कि ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स जो हैं दे पास थ्रू द फाइल अनडिफ्लेक्टेड। ये एक ऑब्जर्वेशन थी रदरफोर्ड की। दूसरा उसने देखा कि आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स ओनली फ्यू पार्टिकल्स जो है दे वर सच which were deflected at fairly large angles, जो ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए, and very few particles were such which were bounced back on hitting the gold file। जैसा आपने इधर डायग्राम में देखा कि कुछ ऐसे हैं पार्टिकल जो कि लार्जली डिफ्लेक्ट हुए हैं और बहुत ही कम है थे जो कि वापस मुड़े, they were repelled back। Now on the basis of these observations Rutherford proposed planetary model of the atom and he concluded following results। प्लानिटरी मॉडल मीन के एटम जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसा एक प्लानिटरी मॉडल होता है कि स्टार के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो इसने कहा न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसी तरह रिवॉल्व करते हैं, इसलिए उसने इसको प्लानिटरी मॉडल का नाम दिया। अब इसके जो रिजल्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सिंस most of the particles they pass through the file aren't deflected, so most of the volume occupied by the atom is empty। ये पहला इसका रिजल्ट था, ये कंक्लूजन थी कि चूंकि ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे गुजर गए हैं लिहाजा मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो एटम का है वो एम्प्टी है। दूसरी बात, डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स proved that there is a center of positive charges in the atom to which he called nucleus। उसने कहा कि चंद एक पार्टिकल्स जब डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और पार्टिकल्स हैं पॉजिटिवली चार्ज, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर है, अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब एटम के अंदर सेंट्रल पार्ट एटम का है वो पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और पॉजिटिव चार्जेस को, पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्शन सफर करनी पड़ रही है, लिहाजा पॉजिटिव सेंटर मौजूद है एटम के अंदर। थर्ड पॉइंट, कंप्लीट रीबाउंस ऑफ फ्यू पार्टिकल्स शो दैट द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल वापस मुड़ रहे हैं, इसका मतलब ये कि न्यूक्लियस जो एटम का है वो डेंस है, यानी उसके अंदर कोई जगह नहीं है कि ये पार्टिकल उसके अंदर से गुजर जाते, एंड हार्ड, और हार्ड इतना है कि ये अल्फा पार्टिकल जो हैं ये उसको डिस्प्लेस भी नहीं कर सके। फोर्थ पॉइंट, बताया कि सिंस अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, कि चंद एक पार्टिकल्स हैं जो डिफ्लेक्ट हुए हैं, बाकी सारे तो सीधे गुजर गए। इट शोज की जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम, कि बहुत थोड़े पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो न्यूक्लियस से चूंकि डिफ्लेक्शन हो रही है, अगर न्यूक्लियस का साइज ज्यादा होता तो ज्यादा पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन होती, तो थोड़ी पार्टिकल, ओनली फ्यू पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन हुई। इससे ये अंदाजा होता है कि न्यूक्लियस का साइज बहुत कम है एटम के वॉल्यूम के मुकाबले में, यानी एटम का साइज जितना है उसके मुकाबले में न्यूक्लियस का साइज बहुत ही कम है। फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इसने कहा कि वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं, उसका कहना था कि सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, therefore number of electrons in the atom is equal to number of protons। ओवरऑल एटम जब न्यूट्रल है तो फिर जितने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन्स के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है, और इक्वल है चार्जेस। हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, नेगेटिव चार्ज एक प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज के इक्वल है, लिहाजा इनकी तादाद भी इक्वल होनी चाहिए, तभी एटम न्यूट्रल हो सकता है। सेवंथ पॉइंट, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है दैट लाई विद इन द न्यूक्लियस दे वर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं, बाकी जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया। यहाँ पे एक बात इसकी जो है नोट रखें कि एक नोबेल प्राइज की बात हो तो 1908 में इसको नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री में,
और नेक्स्ट जो है ये एक बात है इसकी कि ही इज कंसिडर्ड फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस। ये न्यूक्लियर साइंस के फादर कंसिडर यानी कि बानी जो है कंसिडर होते हैं। इसके साथ मैं आपको एक एनिमेशन शो करता हूं जिसमें आप देखेंगे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ये स्टूडेंट्स रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में रेडियोएक्टिव मटेरियल जो है उसको ये लिया हुआ है लेड ब्लॉक के अंदर, उससे देखें अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अब अल्फा पार्टिकल्स के रास्ते में ये उसने फोटोग्राफिक प्लेट रखी है जहां पे वो स्ट्राइक कर रहे हैं, ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। अब उसने इसके पाथ में जो है गोल्ड फाइल रखी और गोल्ड फाइल से देखिए डिफ्लेक्शन हो रही है, पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन हो रही है। ये देखिए मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे जा रहे हैं और सीधे पास हो गए, कुछ में जो है वो डिफ्लेक्शन शो होगी। तो इस तरह से उसने इस मॉडल में ये एक्सप्लेन किया कि एटम जो है इसका ज्यादातर हिस्सा एम्प्टी है। इसकी एनिमेशन एक दफा मैं दोबारा शो करता हूं। देखें अल्फा पार्टिकल्स जब निकल रहे हैं रेडियोएक्टिव सोर्स से, इसके बाद इनके जो देखें इनको आगे जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट रखी गई है ताकि लोकेट किए जा सकें। जहां पे ये स्ट्राइक करेंगे वहां ग्लो प्रोड्यूस होता है। फिर इसके रास्ते में गोल्ड फाइल को रखा गया तो डिफ्लेक्शन होगी। ये देखें ये डिफ्लेक्शन हो रही है अल्फा पार्टिकल्स की, जो इधर उधर जा रहे हैं, कुछ वापस आ रहे हैं, रीबाउंड हो रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधे गुजर गए हैं, कुछ जो है उनकी डिफ्लेक्शन शो की और बहुत कम है जो कि वापस मुड़े। अब डिफ्लेक्शन क्या शो करती है कि इसके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, सेंटर एटम के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है। इस तरह रदरफोर्ड ने अपने इस मॉडल से ये एक्सप्लेन किया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है जो पॉजिटिवली चार्ज है और रिजिड है, साइज उसका बहुत ही स्मॉल है। क्योंकि देखिए अगर न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता तो लाजमी बात है ज्यादातर पार्टिकल सीधे ना पास होते बल्कि ज्यादातर डिफ्लेक्ट होते। बहुत कम जो है वो डिफ्लेक्शंस हुई और जो रीबाउंड हुए पार्टिकल्स वो तो बहुत ही कम थे। तो इसका मॉडल और इसके जो रिजल्ट्स थे ये आपने देखे। अब हम देखते हैं इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, इस मॉडल के डिफेक्ट्स क्या थे। देखिए रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए जो प्लम पुडिंग मॉडल था जे थॉमसन का, उसको तो इनकरेक्ट प्रूव किया कि वो मॉडल जो है वो करेक्ट नहीं है, उसको गलत साबित किया। लेकिन इसके अंदर भी डिफेक्ट्स थे। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। अब क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या है कि कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है जब वो वाइब्रेट करता है या मूव करता है तो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट करता है, एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली एमिट करता है। अब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इसी क्लासिकल थ्योरी पे बेस करता है और रदरफोर्ड का ये कहना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ्स पे। इलेक्ट्रॉन्स चूंकि चार्ज पार्टिकल्स हैं सो दे शुड रिलीज एनर्जी, they should emit energy continuously, and if they emit energy continuously then their radius of their circular path should decrease continuously and ultimately they should fall into the nucleus and atom should collapse. But actually it doesn't happen. It is first drawback. I shall also explain it with animation. पहला आपने ड्रॉबैक देखा कि रदरफोर्ड का कहना है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और ये मॉडल क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे बेस करता है। इस थ्योरी के मुताबिक तो ये है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा हो तो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट करता है और अगर इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट करें तो उनका रेडियस जो है सर्कुलर पाथ का वो कम होता जाएगा और वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं होता। ये मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में
इसमें शो कर देता हूं, ये डिफेक्ट आ गया, एनिमेशन के अंदर ही शो हो जाता है। दूसरा डिफेक्ट, if electrons emit energy continuously they should form a continuous spectrum but infinite line spectrum is obtained। कि अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट करता है तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लेकिन जो असल में एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमें हासिल होता है उसमें लाइंस आती हैं, वो लाइन स्पेक्ट्रम है। ये दोनों डिफेक्ट्स जो हैं अभी मैं एनिमेशन से एक्सप्लेन करता हूँ। ये थोड़ी सी बात मॉडल के बाद बयान की गई कि दो साइंटिस्ट जो हैं दे हैड ऑब्जेक्शंस। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है इसके पास साइंटिस्ट को ऑब्जेक्शन थे, yet it cultivated thought provoking ideas among them। साइंटिस्ट के अंदर जो है काफी सोचो विचार पैदा हुई एटम के बारे में, और दे इनिशिएटेड अ क्वेस्ट कि ऐसी तजस्सुस जो है उनके अंदर पैदा हुआ कि उन ये इस किस्म के क्वेश्चंस जो हैं उनके जहनों में पैदा होना शुरू हुए कि हाउ कैन एटम कोलैप्स और व्हाई एटम्स आर स्टेबल। कि एटम जो है वो कोलैप्स कैसे हो सकता है, या एटम जो है वो स्टेबल हैं तो फिर कैसे हैं। व्हाई डज एन एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम। कि एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। अगर एनर्जी की एमिशन कॉन्टिन्यूस होती है तो फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम कैसे है। साइंटिस्ट ने ये कंसिडर किया कि कोई और मॉडल होना चाहिए, तो इस तरह से रदरफोर्ड का मॉडल जो है इट वाज नॉट प्रूव्ड परफेक्ट। यानी इस तरह के कुछ क्वेश्चन साइंटिस्ट के जहनों में पैदा हुए, कुछ तजस्सुस पैदा हुआ, थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज जो हैं वो पैदा हुए। तो इसके जो डिफेक्ट्स हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के, इसको जरा आप एनिमेशन से देखें। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, कॉन्टिन्यूसली मूव करता है। अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस व्हाट हैपेंस। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। दिस इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर and this accelerating electron will release energy. It will emit energy continuously. Energy is being emitted. And what happens when electrons emit energy? Radius of their circular path goes on decreasing. लेकिन रेडियस कम होता जा रहा है। अल्टीमेटली क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल करे तो एटम को कोलैप्स हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरी बात हम स्पेक्ट्रम के हवाले से देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट करता है तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होनी चाहिए थी, लेकिन हमें लाइन स्पेक्ट्रम हासिल होती है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम हासिल नहीं होती। एमिटेड एनर्जी जो है अगर कॉन्टिन्यूस हो, एमिशन ऑफ एनर्जी कॉन्टिन्यूस हो, तो हमें लाइन स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलनी चाहिए, जबकि हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलती है। So it was animation of defects of Rutherford's atomic model. Now we move next to Bohr's atomic theory. Now, keeping in view the defects of Rutherford's atomic model, Neil Bohr presented another model of atom in 1913, and this model was based on quantum theory of Max Planck. This theory was the foundation of this model. According to Bohr's atomic model, revolving electron in an atom does not emit or absorb energy continuously। जैसा कि हमने रदरफोर्ड मॉडल में देखा, इसमें एनर्जी की इमिशन या अब्जॉर्प्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है एनर्जी। और दूसरी बात कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है इट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज मीन स्पेसिफिक है। हर ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो स्पेसिफिक है, और उस के अंदर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा होगा उसकी भी मखसूस एनर्जी होगी। and it can revolve only in this or in any orbit of fixed energy, जिसको क्या हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर these paths of electrons are called energy levels। एक डायग्राम के अंदर शो किया गया जो ऑर्बिट्स हैं या शेल्स हैं, ये पहला के शेल है, दूसरा एल है, तीसरा एम है, सो ऑन। पहले को n इक्वल टू 1, n नंबर है ऑर्बिट का, शेल का, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। और एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की है, अगर देखें इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करता है
तो किसी भी शेल में हो तो उससे ऊपर वाले शेल में चला जाता है। इसी तरह अगर वो एनर्जी रिलीज करता है तो वो अंदर वाले शेल में आ जाता है। न्यूक्लियस के करीब वाले शेल्स की एनर्जी थोड़ी होती है, जैसे बाहर जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती जाती है। इवन के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को भी हम स्पेसिफाई करते हैं। इस n के ऊपर डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2n² फार्मूला से फाइंड की जा सकती है। अभी एनिमेशन से भी इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अभी मॉडल के तरह पोस्टुलेट्स देख ले। ये मॉडल इन पोस्टुलेट्स पे बेस करता है। नंबर 1 कि हाइड्रोजन एटम जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस, छोटा सा न्यूक्लियस इसका है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट्स हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, उनमें से किसी एक ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं, जिनका रेडियस जो है किसी भी ऑर्बिट का r से हम रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 2, ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड। हर ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो फिक्स है। नंबर 3, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन जो है इट रिमेन्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट और अब्सॉर्ब एनर्जी। ना तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, ना वो एनर्जी एमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अब्जॉर्प्शन या एमिशन सिर्फ उस सूरत में होगी जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे में जाएगा। जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे में जंप करेगा तब एनर्जी अब्सॉर्ब या एमिट होगी। फोर्थ पॉइंट में ये बताया गया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो लोअर की एनर्जी थोड़ी होती है, हायर की ज्यादा होती है। अगर वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो अब्सॉर्ब करेगा एनर्जी को, और जब वो जंप करेगा फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट विल रेडिएट एनर्जी। और एनर्जी जो है वो जो रेडिएट होगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्लैंक्स इक्वेशन के मुताबिक। डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी है, इट्स इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 अपर ऑर्बिट की एनर्जी है जो न्यूक्लियस के बाहर वाला होगा, दूर वाला, और E1 है जो न्यूक्लियस के करीब वाला ऑर्बिट है उसकी एनर्जी। तो बाहर वाले की चूंकि ज्यादा है, अंदर वाले की थोड़ी है, तो दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस के इक्वल एनर्जी एमिट या अब्सॉर्ब होगी, और ये एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। ये न्यू जो साइन आप देख रहे हैं वी से मिलता जुलता, न्यू इसको कहते हैं, NEO। तो इस एमिट होने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो एनर्जी जो एमिट होगी, जो कि दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस जो है उसके इक्वल होती है। इसमें H जो है वो कांस्टेंट है, इट इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। इट्स वैल्यू है 6.63 × 10⁻³ जॉल सेकंड, और न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी है लाइट की जो एमिट होगी। फिफ्थ पॉइंट में बताया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स एंगुलर मोमेंटम वाले ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं, कि किसी भी ऑर्बिट में जो रिवॉल्व करेंगे तो उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगा। एंगुलर मोमेंटम MVR से शो होता है। जैसा फिजिक्स में आप लोग लीनियर मोमेंटम जिस तरह पढ़ते हैं, इसी तरह एंगुलर मोमेंटम भी डिस्कस होता है। अगर लीनियर मोशन हो तो उस सूरत में मोमेंटम जो है वो लीनियर मोमेंटम कंसीडर होता है। मोमेंटम ऐसे डिफाइन किया जाता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी जो है इसको मोमेंटम कहते हैं। अगर लीनियर मोशन हो तो लीनियर मोमेंटम होता है, और अगर सर्कुलर पाथ में मोशन हो जिसे हम एंगुलर मोशन कहते हैं तो इस केस में जो मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम होता है। उसको MVR यानी मास, वेलोसिटी और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, इनके प्रोडक्ट से फाइंड करते हैं। तो बताया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH/2π। इसमें H कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है 22/7। तो एंगुलर मोमेंटम डिपेंड कर रहा है n के ऊपर। अब n की भी स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, 1 2 3 so on, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम है। फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम है। कहा कि n इज द क्वांटम नंबर ऑफ आर ऑर्बिट नंबर, उसकी वैल्यूज 1 2 3 so on कोई भी हो सकती हैं। अब हम इस मॉडल की जरा एनिमेशन को देखते हैं। बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है इसकी एनिमेशन अभी देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये बोहर के मॉडल की एनिमेशन होगी। इसमें पहले ये शो किया गया है कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो वो कैसे थी, कि सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये जो भी आप इलेक्ट्रॉन्स की मोशन देखें ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। ये रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक है सर्कुलर पाथ। अब तो अगर मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एमिट करेगा, ये एनर्जी एमिट होती शो की गई। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन,
इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल्स शुड रेडिएट एनर्जी। तो ये आप देख रहे हैं, ये एनर्जी जो है इसको शो किया जो कि रेडिएट हो रही है। और नेक्स्ट जो है बोहर का मॉडल जो पेश किया गया, अब उसके मुताबिक है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं। सर्कुलर पाथ पे जब वो मूव कर रहे हैं तो इन ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है इनकी एनर्जी। डिफरेंट पाथ्स पे इलेक्ट्रॉन्स की मोशन शो की। हर ऑर्बिट की स्पेसिफिक एनर्जी होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और ट्रांजिशन आपने देखा कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन या एमिशन के साथ होती है। ऑर्बिट्स या शेल्स इनको कहा जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करें। देखें के एल एम एन वगैरह जो है ऑर्बिट्स को हम इंडिकेट करते हैं, और हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2n² फार्मूला से कैलकुलेट की जा सकती है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। देखें हाइड्रोजन के लिए ये प्रपोज किया गया था बेसिकली। देखें पहले ऑर्बिट, अब यहाँ पे जो आपको चीज शो की जा रही है इस पर जरा गौर से देखना आपने कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जैसे आपको दिखाई गई थी, पहले मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो हर ऑर्बिट में स्पेसिफिक होती है। अभी देखें आपको इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके बाद दिखाए जाएंगे। एनिमेशन को थोड़ा सा मैंने रिपीट किया। देखें हाइड्रोजन के लिए अब पहले ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा बाहर, दूसरे ग्रुप का लें तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरे का लें तो 3, चौथे के 4, पांचवें के 5, सातवें के 7 और आठवें के 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, आठवें ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो तो। ये इलेक्ट्रॉन्स की मोशन शो की। न्यूक्लियस के करीब वाला जो ऑर्बिट है उसकी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एमिशन या अब्जॉर्प्शन कैसे होती है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। कॉन्टिन्यूस नहीं है बल्कि कैसे होती है। अब ये देखें कि इसमें आपको शो किया जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, ये देखिए बाहर से एनर्जी ऑब्जॉर्व की इलेक्ट्रॉन ने, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन शो किया कि इसने बाहर से एनर्जी ऑब्जॉर्व की है। आफ्टर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी व्हाट विल हैपन, दिस इलेक्ट्रॉन विल जंप टू हायर एनर्जी। देखें ये हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला गया है और अब वो रिलीज कर रहा है। जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो उसके बाद वापस आ जाना है उसने, ठीक है, एनर्जी रिलीज करके वापस पहले ऑर्बिट में आ गया जिसमें वो गया था। इट मींस कि ये जो एनर्जी की ट्रांजिशन है ये टेम्परेरी थी। एनर्जी ऑब्जॉर्व करके वो बाहर गया था, उसके बाद एनर्जी एमिट करके वापस आ गया ऑर्बिट में। तो बेसिकली ये हाइड्रोजन एटम के लिए मॉडल जो है वो पेश किया गया था, बोहर का मॉडल जो उसने पेश किया हाइड्रोजन का, या आप मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए कह सकते हैं कि ऐसा एलिमेंट जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हाइड्रोजन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अलावा अगर हम लें तो हम लिथियम को लें, उसका एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो लिथियम +1 आयन जो बनेगा उसका भी एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। इसी तरह अगर आप बेरिलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो B+2 जो है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। स्टूडेंट्स बोहर का मॉडल जो है इसको हमने देखा, इसकी एनिमेशन को देखा। ये नेक्स्ट कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे। क्वांटम किसे कहते हैं? क्वांटम जो है फिक्स्ड एनर्जी को कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है दैट कैन बी एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो क्वांटा जो है ये क्वांटम का प्लूरल है। नेक्स्ट बताया कि ये 1918 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज अवार्डेड टू जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक फॉर हिज वर्क ऑन क्वांटम थ्योरी। आपको डिफरेंस बताया जाएगा दोनों थ्योरीज का, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल और बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये एक्चुअली दोनों दो थ्योरीज जो हैं उनका डिफरेंस है। जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है ये बेस करता है क्लासिकल थ्योरी के ऊपर, बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है वो क्वांटम थ्योरी पे बेस करता है। इलेक्ट्रॉन, अब रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक क्या था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जबकि बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। Next, no idea about orbits was introduced by Rutherford while orbits
idea was given by Bohr, and he said that orbits had angular momentum. और वो भी क्या, quantized fixed angular momentum. Fourth difference कि atoms should produce continuous spectrum according to Rutherford model, it was said, while according to Bohr's model it was suggested that atoms produce line spectrum. Next point कि atoms should collapse according to Rutherford model, while according to Bohr theory atoms should exist. Actually ये Rutherford's atomic theory और Bohr's atomic theory दोनों का डिफरेंस है. ऊपर ये हेडिंग में आपकी बुक में जो समरी कर रहे हैं, देखो दोनों थ्योरीज का डिफरेंस. एक्चुअली रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो क्लासिकल थ्योरी पे बेस करता है, और बोर का मॉडल जो है वो क्वांटम थ्योरी पे बेस करता है, इसलिए थ्योरीज का डिफरेंस इसको हम कह सकते हैं. एक्चुअली ये दोनों मॉडल्स का डिफरेंस था. नेक्स्ट कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन है टेस्ट यूएसएल 2.2 में. पहला कि हाउ इट वाज इट प्रूव्ड दैट द होल मास ऑफ एन एटम इज लोकेटेड एट द सेंटर. आपने डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल से देखा है कि वही पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे जो कि न्यूक्लियस के करीब से पास हो रहे थे, और बहुत ही कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए. इट मींस के न्यूक्लियस से ही डिफ्लेक्शन हो रही थी, और न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत कम है. तो अभी तो आपने इसमें से ये बताना है कि होल मास ऑफ द एटम इज लोकेटेड एट द सेंटर. न्यूक्लियस चूंकि सेंटर में मौजूद है और न्यूक्लियस से डिफ्लेक्शन हो रही है, लिहाजा होल मास एटम का सेंटर में ही लोकेटेड है. दूसरा क्वेश्चन कि हाउ वाज इट शोन दैट एटॉमिक न्यूक्लियस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. अल्फा पार्टिकल्स बीइंग पॉजिटिवली चार्ज्ड, दे वर बीइंग डिफ्लेक्टेड. तो लाइक चार्जेस जो कि डिफ्लेक्ट एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन ही प्रूव कर रही थी कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है. तीसरा क्वेश्चन, नेम द पार्टिकल्स व्हिच डिटरमिन द मास ऑफ एन एटम. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, यही एटम का मास डिटरमिन करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास तो बहुत ही कम होता है. चौथा क्वेश्चन कि व्हाट इज द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम क्वांटम थ्योरी. क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन मैंने अभी भी बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनी चार्ज पार्टिकल व्हेन वाइब्रेट्स और रिवॉल्व्स मूव्स इट एमिट्स एनर्जी कंटीन्यूअसली, whereas according to quantum theory emission or absorption of energy is not continuous, it is always in the form of quantum that is a specific amount of energy is emitted or absorbed and it is discontinuous. फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. ये जैसे मैंने उधर मॉडल में भी इसको एक्सप्लेन किया कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो NH/2π के इक्वल होता है, इसमें H और 2π कांस्टेंट है, तो n के ऊपर डिपेंड करता है. अब n की चूंकि वैल्यू स्पेसिफिक हैं, 1 2 3 स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, लिहाजा हर ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी स्पेसिफिक वैल्यू आएगी. इसके बाद ये सारे आंसर्स जो हैं वो मौजूद हैं सारे क्वेश्चंस के, वो भी मैंने डिस्कस भी किए हैं. और ये लास्ट जो क्वेश्चन था कि हाउ कैन यू प्रूव कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, उसको कैलकुलेशन के साथ भी एक्सप्लेन किया. इसमें देखिए n की वैल्यूज 1 2 3 4 कांस्टेंट वैल्यूज हैं, लिहाजा हर ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो फिक्स्ड होगा. क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, फिक्स्ड. With this, students, it is end of our 2 days lesson. Tomorrow, in the next lesson, inshallah, we shall discuss the other things of this chapter.